धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। कहानी के 21 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 22वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। कमरा बेहद साफ सुथरा और आकर्षक लगने लगा। फिर वो थक कर थोड़ी देर सोफे पर बैठ गई। अपने कमरे को जी भर कर देखा। उसकी आंखें अब रो रो कर सूज गई थी। वो अपनी गलती समझ नहीं पा रही थी, ना ही आकाश का व्यवहार, जो पल भर में उस पर सारा प्यार उंडेल देता था और फिर पल भर में ही अजनबी बन जाता था। भूमिका को अब उसका साथ चाहिए था, तो अब आकाश उससे भागना चाहता था। बहुत बेमन से भूमिका उन्हीं कपड़ों में उठी। अपने सूटकेस उसने कमरे के बाहर खींचे और कमल को आवाज़ लगाई। कमल झट से उसके सूटकेस नीचे तक उतार लाया। भूमिका ने नीचे उतरकर सारा किचन करीने से लगाया। एक जग में थोड़ा सा कॉफ़ी और चीनी लेकर फेंट रही थी और खूब सारा झाग बन जाने पर जग को फ्रिज में लगा दिया। कम से कम एक हफ्ते तक आकाश को कॉफ़ी की चिंता नहीं होने वाली थी। अपने घर की सबसे प्यारी जगह, अपने किचन की वो बड़ी देर तक निहारती रही। फिर बाहर निकल आई। रो रो कर आंखों के साथ साथ चेहरा भी गर्म हो गया था। इस बीच एक बार भी आकाश ने उसे फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि वो निकल गई या नहीं। भूमिका चुपचाप घर बंद करके बाहर आ गई और सिक्योरिटी गार्ड को चाबी सौंप कर खुद कमल की गाड़ी में बैठ गई। कमल ने पीछे उसके सूटकेस सेट किए और वापस आकर गाड़ी स्टार्ट कर गांव की तरफ घुमा दी। भूमिका मुड़कर बार बार पीछे घर की तरफ देख लेती थी। कितना पीछे छूटता जा रहा है सब। इधर आकाश ने ऑफिस पहुंचते ही नए प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी टीम को तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया। राधा और अमर भी पैनल में थे। अमूमन आकाश कोई भी इंटरनल मीटिंग लंच के बाद ही रखता था, लेकिन आज पहली बार आते ही आते सब समझ गए थे आज का मुद्दा बहुत कुछ खास होने वाला है। दूसरी हैरानी की बात यह थी कि जब टीम कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची तो आकाश वहां पहले से ही हॉल के बीचों बीच पड़ी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। सबका स्वागत करने के बाद वो सीधे मुद्दे पर गया। अगले 2 महीने हमारी कंपनी के लिए सबसे क्रूशियल हैं। पिछले 2 दिनों में मार्केट शेयर्स में लगातार गिरावट आई है और स्टॉक एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पूरा महीना हमारे लिए नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन इवन ए माइन्यूट डिटेल्स। आकाश ने स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन ओपन कर दी जिसमें स्टॉक वैल्यूज़ के चार्ट थे। अगर हम ध्यान से इस चार्ट्स को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कंपनी अगले 1 महीने में करीब 350 करोड़ का नुकसान झेलने वाली है। जाहिर सी बात है, नुकसान का असर जितना मुझ पर होगा उतना आप सब पर भी होगा। अब मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारी अगले 2 महीने की स्ट्रेटेजी क्या है। सो गाइस, हम इन 2 महीने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान को कवर करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम मुनाफा बनाने की कोशिश करेंगे। आकाश बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखता जा रहा था, लेकिन तभी एक मेंबर ने खड़े होकर सवाल किया, लेकिन सर, जब हमारा नया प्रोडक्ट पहले से ही इतना आलोचनाएं झेल रहा है तो हम उससे नुकसान कवर करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। और कोई भी जिसके मन में ऐसा सवाल आ रहे हैं, 2-3 हाथ और उठे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। हमारे बैग्स अभी तक कुछ गिनी चुनी मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च हुए हैं जहां उन्हें प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। प्रोटेस्ट का भी मैंने एक पैटर्न देखा है। आकाश ने स्क्रीन पर इंडिया का मैप खोल दिया और पॉइंटर से कुछ जगह पॉइंट आउट करता हुआ बोला, प्रोटेस्ट का इफेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न रीजन में ना के बराबर है। यहाँ हमारे बैग्स की बिक्री लगातार हो रही है और शोरूम भी अच्छे तरीके से बिना किसी तोड़फोड़ के चल रहे हैं। प्रोटेस्ट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में ज़्यादा है। ऐसे में हम नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अपने शोरूम क्लोज करके सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़ में शिफ्ट करेंगे। सदर्न रीजन में फ़िलहाल हमारे सिर्फ 3 शोरूम हैं, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई। तीनों ही जगह बिजनेस बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, पंजाब में चंडीगढ़, भटिंडा, इन सब जगहों पर हमें भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। यहाँ से हम अपने शोरूम बंद करेंगे और ऐसे में सदर्न रीजन के 3 शहरों के अलावा हम मैसूर, मदुरई, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, औरंगाबाद जैसे शहरों में अपने शोरूम खोलेंगे। मुझे पूरा यकीन है इन शहरों के लोग नॉर्थ इंडियंस के प्रोटेस्ट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं
और ये छोटे मोटे शहर भी नहीं, अच्छी खासी जनसंख्या वाले शहर हैं, इनमें से कुछ तो पर्यटन स्थल भी हैं। ऐसे में हमारे बैग उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आकाश ने मैप पर उन सिटीज़ को हाईलाइट किया। सर, बट इनमें से कुछ शहर काफ़ी छोटे हैं जहाँ इतना एक्सपेंसिव और लग्जरी हैंडबैग खरीदना आम जनता के बस में नहीं है। ऐसे में लॉस कवर करना? वेरी गुड क्वेश्चन राधा। यहाँ पर हम डाउनवर्थ फ्लो थ्योरी यूज़ करेंगे, यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो इन छोटे शहरों में सेल के नाम पर हम अपने हैंडबैग्स के प्राइस 20% तक घटा देंगे। ऐसे में जनता का एक महंगे ब्रांड की तरफ आकर्षण होना आम बात होगी। बट सर, इससे तो हमें और भी ज़्यादा लॉस होगा। एक और मेंबर ने सवाल किया। बिल्कुल सही। यह हमारी स्ट्रेटजी होगी कि पहले सेल के नाम पर प्राइस कम करके हम जनता को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ जब हमारा लॉस पूरा हो जाएगा और टारगेट प्रॉफिट बनाने का होगा तो हम अपनी एक्सक्लूसिव रेंज मार्केट में उतारेंगे, जिसके दामों में 30 से 35% तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे इस महीने के हुए लॉस को कवर करने के साथ साथ हम आसानी से प्रॉफिट भी बना लेंगे। आकाश की इस बात पर हॉल में बैठे हुए हर शख्स ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। थैंक यू गाइस, बट अपनी तालियों का हकदार मैं उस दिन होऊंगा जब कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस मार्केट में दुगने हो जाएंगे। जब तक के लिए हमें सिर्फ इन 2 महीनों की स्ट्रेटजी पर फोकस करना है और कुछ नहीं। आकाश अपना लैपटॉप, राइटिंग पैड और पेन समेटने लगा। राधा तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और आकाश का सामान लेकर उसके केबिन की तरफ बढ़ गई। आकाश मना करता रह गया। केबिन में आकर आकाश ने उससे थोड़े गुस्से में कहा, राधा, अब तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो, तुम्हें ये सब नहीं करना है। राधा ने अनसुना करके उसके लैपटॉप को डेस्क पर रखकर नीचे चार्जिंग पॉइंट में पिन कर दिया। जब तक नया पीए अपॉइंट नहीं हो जाता मुझे अपना पुराना काम करने में कोई हर्ज नहीं है। राधा उसके सामान को ऑफिस की डेस्क पर सेट करते हुए बोली। राधा, आकाश ने राधा को सामने पड़ी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। यस सर। आकाश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भूमिका को घर भेजने का डिसीजन ठीक था ना? राधा कुर्सी पर बैठ गई। आपने उनसे इस बारे में बात तो की थी ना? उन्हें समझाया तो था ना कि आप उन्हें घर क्यों भेज रहे हैं? नहीं, वो दरअसल कल रात को सो गई थी और सुबह मैं हड़बड़ी में था। राधा कुछ नहीं बोली, वापस अपना काम करने लगी। जब इंसान के मन के किसी कोने में अपराध बोध छिपा बैठा होता है तो वो किसी न किसी से अपराध के सही कारण होने का हामी भरवा कर अपना अहम तुष्ट करने की कोशिश करता है। आकाश वही कर रहा था। राधा, भूमिका के लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये मैं भली तरह से जानता हूँ। उसे समझाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता उसे एक्सप्लेन करना। राधा कुछ नहीं बोली। राधा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ सर, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन काश आप इसी तरह से भूमिका को भी समझा लेते। एक बात बोलूँ, शायद आपको बुरी लगे, शायद मैं ये बोलने की काबिलियत नहीं रखती, लेकिन फिर भी भूमिका पर हमेशा आपने अपने निर्णय थोपे हैं। कभी उसे पूछा नहीं, समझाया नहीं। आपने उसे बिना बताए कंट्रासेप्टिव दिए। मैं नहीं बोलना चाहती थी आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाते कि अभी आपको बिजनेस के कुछ नए आयाम बनाने हैं, कुछ बड़ा करना है, आप उससे डिस्कस कर सकते थे। भूमिका, हम 1 साल या 2 साल बाद बच्चे की प्लानिंग करेंगे। तब तक मैं बिजनेस को अपने तरीके से स्टेब्लिश कर लूँगा और तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए वक्त भी निकाल लूँगा। पर पर पता नहीं क्यों आपने भूमिका को पत्नी नहीं बल्कि 10-12 साल की बच्ची की तरह ट्रीट किया है हमेशा, जो अपना भला बुरा नहीं समझती। भूमिका, ये करो, ये मत करो। अरे, हमेशा आपकी बात सर झुकाकर मान लेती है वो। इतना तो आपके बच्चे भी नहीं मानेंगी। फिर एक बार उसका बागी होना आपको इतना खल गया? प्रेगनेंसी में हर औरत अपने पति का साथ चाहती है और तब आपने उसे घर भेज दिया। आप बताइए, आप कितना सही हैं? राधा बोलती गई और आकाश सर झुकाकर सुनता रहा। मैं उसे वापस बुला लूं? राधा, कोई मुझे समझाता ही नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। मेरे लिए बिजनेस और वो दोनों ही मायने रखते हैं। किसी एक को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं चाहता मेरी गैर मौजूदगी में उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ से अकेले गुजरना पड़े। पर शायद तुम सही कह रही हो, गलत मैं ही था शुरू से। उसकी सच में कोई गलती नहीं है। आप मत बुलाइए, उसे कुछ दिन घर पर आराम से रहने दीजिए। आपने जिस मकसद से उसे भेजा है उस पर ध्यान दीजिए।
दूरियां भी कभी कभी रिश्तों में नज़दीकियों का महत्व समझा जाती हैं। आई होप ये आप दोनों को जरूर महसूस होगा। राधा बोलते बोलते खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? एमडी के रूम से कॉल है। आई गेस उन्हें मेरी ज़रूरत है। ओह हाँ श्योर। सॉरी, तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। नो, नॉट एट ऑल सर। एंड आपकी 2 मंथ स्ट्रेटजी अमेजिंग है। आई एम 100% श्योर कि हम इन 2 महीनों में अपना लॉस कवर करके प्रॉफिट भी बना लेंगे। थैंक यू राधा। ओके, यू मे लिव नाउ। आकाश ने इतना बोलकर अपना सर चेयर के हेडरेस्ट पर टिका दिया। राधा ने धीरे से एमडी के केबिन का गेट खोला। मे आई कम इन सर? राधा को देखकर अमर मुस्कुराया। अंदर अमर ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। कम इन प्लीज। अमर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसे खड़ा देखकर मार्केटिंग मैनेजर भी खड़े हो गए। राधा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। गाइस, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? हाँ राधा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर अरुण। ये हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग इंचार्ज हैं। मैंने इनसे हमारे प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है। हैव ए लुक एट दिस मिसेस सोलंकी। अमर ने एक चेयर खींचकर अपनी कुर्सी के पास ही लगा ली। राधा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अमर ने वरुण की तरफ पीट कर राधा को आंख मारी। राधा कुर्सी पर बैठ गई और वेबसाइट चेक करने लगी। इट इज़ अमेजिंग गाइस। ये सच में एकदम वाव है। वैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का आइडिया किसका था? एजीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर का। अमर ने अपने कंधे उचकाते हुए दोनों हाथ फैलाकर कहा। मार्वलस वरुण। आई मीन वेबसाइट इज़ टू कूल। थैंक्स फॉर दिस मैन। मैं सीईओ सर को इस बारे में जल्दी ही बताऊंगी। यू आर गोइंग टू बी ए स्टार सून फॉर एजीआई। राधा ने वरुण को बधाइयाँ देते हुए कहा। थैंक यू सो मच मैम फॉर एप्रिसिएशंस। थैंक यू सर। इट्स ओके वरुण, नाउ यू मे लिव। और हाँ, ज़रूरत पड़े तो तुम्हें फिर बुलाऊंगा। श्योर सर। वरुण ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों को हैव ए नाइस डे बोलकर बाहर निकल गया। राधा, तुम्हें क्या लगता है ये आइडिया हमारी कितनी मदद कर सकता है? कितनी? अमर, हम टाइमलाइन से 10-15 दिन पहले अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। ये वेबसाइट का आइडिया वाकई अमेजिंग था। तुमने मीटिंग में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैं अपने लिए तालियां नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भाई की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। मैं खुश हूँ कि ये आइडिया उनकी मदद करेगा। आई गैस हमें उन्हें बता देना चाहिए। नहीं। राधा उठकर उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई और उसके सर पर अपना चिन टिका दिया। हम सर को तब बताएंगे जब हम कंप्लीट 10,000 ऑनलाइन ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे। यस यू आर राइट। वेबसाइट अभी नई नई है, सेट होने में वक्त तो लगेगा। स्मार्ट। वेल यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमर, माई हैंडसम हस्बैंड। अमर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राधा ने उसके माथे पर एक प्यारी सी किस कर ली। बस इतना ही? इतनी मेहनत का बस इतू सा फल? क्या मतलब? बस एक किस, वो भी माथे पर? राधा जोर से हंसी। तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें पता है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। राधा ने उंगली से ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमर ने अपने सिस्टम पर सिक्योरिटी एक्सेस ओपन किया और अपने रूम का सीसीटीवी सेट कर दिया। कैमरे का शटर क्लोज हो गया। फिर उसने अपनी चेयर को एक झटके से पीछे घुमा दिया। राधा लड़खड़ा कर उसके ऊपर गिर गई। अमर ने अपने हाथों को उसकी कमर में डालकर अपने करीब खींच लिया। नहीं सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये गलत है, छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए। नहीं नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। राधा ने ऊपर से नखरे करते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। असल में वो खुद फेविकोल की तरह अमर के सीने से चिपकी हुई थी। अमर को उसकी ये हरकतें बहुत भाती थी। इतनी खूबसूरत चीज़ भगवान के लिए कैसे छोड़ दूँ? अमर ने उसकी कमर में हाथ कसकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। राधा के दोनों हाथ अमर के गले में थे, पैर चेयर के दोनों तरफ। सर, मुझे मुझे बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है। अमर ने एसी की तरफ देखा, जो पहले से ही लोवेस्ट टेम्परेचर पर सेट था, और फिर राधा की तरफ उसकी आंखों में भरपूर शैतानी थी। शर्ट के बटन खोल दूं? शायद नॉर्मल फील हो। अमर ने उंगलियां उसकी गर्दन पर फिराते हुए कहा। फिर धीरे धीरे ये उंगलियां नीचे सरकते हुए उसकी शर्ट के 2 बटन खोलकर राधा के सर पीछे लटकाकर एक लंबी आह भरी। अमर ने सर हल्का सा झुकाकर उसकी गर्दन को चूम लिया। इज दिस राइट? हम ऑफिस में। देखो प्लीज़, तुम औरतों का ये अच्छा तरीका होता है। पहले एक्साइट कर दो,
फिर दिस इज़ राइट और रॉन्ग के नाम पर गिल्टी फील करवाओ। शुरू ही नहीं करना था ना, जब गिल्टी ही फील करवाना था तो। अमर ने उसे पीछे किया और गुस्से से चेयर से उठकर दूसरी तरफ जाने लगा। हमारी शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। उसके पहले ही सब प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ पिसकर रह चुकी है। मैं भी तो इंसान हूं ना। तुम मेरे साथ हर बार इस तरह नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मैं भी तो बस इसलिए कह रही थी कि कहीं कोई हम दोनों को शादी हुई है ना हमारी। आई डोंट गिव ए मैन। कौन क्या कहेगा। हनीमून तक जाने की नौबत नहीं आई। इंसान अपना स्ट्रेस कहीं तो निकालेगा ना। अच्छा बाबा, हाफ डे लेकर घर चलते हैं, फिर तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। राधा ने पीछे से आकर उसे हग कर लिया। वो जानती थी ऐसे माहौल में पिछले कुछ दिनों से अमर भी बहुत स्ट्रेस में था। उसका गुस्सा करना बनता था, लेकिन अमर पर गुस्सा उसे बिल्कुल सूट नहीं करता था। राधा उसे मनाना भी बहुत अच्छे से जानती थी। अब आधे पौन घंटे के काम के लिए हाफ डे लेना अक्लमंदी है क्या? फिर भाई को भी लगेगा कि अभी जब शुरुआत है तो ये घर के ही लोग हाफ डे लेकर भाग जाते हैं। और अब ये मत कहना शाम को देखेंगे, क्योंकि घर पहुंचने के बाद मैं भी थक जाता हूँ, तुम भी थक जाती हो, और सोने के अलावा कुछ भी नहीं हो पाता। अमर ने मुंह फुलाकर कहा। राधा को हंसी आ गई। अक्लमंदी और मासूमियत का अनोखा मिश्रण है उसका पति। तुम हो तो बहुत ही समझदार। वो दौड़कर उससे लिपट गई और उसके होठों को चूमने लगी। धीरे से उसका ब्लेजर उतारकर रेक्लाइनर चेयर के पीछे टांग दिया। अपनी शर्ट के भी सारे बटन एक एक करके खोल दिए और धीरे धीरे उसे धक्का देकर पीछे पड़े सोफे तक ले आई। कमल की गाड़ी उसके घर के सामने रुकते ही दरवाजे पर भीड़ सी लग गई थी। बड़ी दोपहर में भूमिका की माँ, पिताजी, चाची, अनीता सब दरवाजे पर खड़े थे। भूमिका कार से उतरी, वही सुबह नहाकर पहनी हुई साधारण सी साड़ी में। गांव के रास्ते पर गाड़ी उतरते ही भूमिका ने आंखें मूंद ली थी और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगी थी, ताकि अपने घर जाकर वो सबसे हंस बोलकर मिल सके। कमल ने उतरकर कार से उसका सारा सामान बाहर निकाला। भूमिका के द्वारे तक पहुंचते ही उसकी अम्मा ने कसकर उसे गले से लगा लिया। काहे मरी मछली जैसन मुंह बनाए हो, सब राजी खुशी है ना? अम्मा उसका मुंह अपने आंचल से पोंछते हुए बोली। घर के अपने लोगों को देखकर भूमिका का मन एकदम हल्का हो गया था। बड़ी खुशी से उसने अम्मा को गले से लगा लिया। हाँ अम्मा, सब कुशल मंगल। अनीता सामने ही खड़ी थी, लंबी सी चोटी में हरे रंग की जॉर्जेट की साड़ी, कलाई में 6-6 चूड़ियां डाले, हरी बिंदी और मांग में नारंगी रंग का सिंदूर भरे। उसका हल्का सा पेट साड़ी में समझ आने लगा था। चेहरा खूब भरा हुआ और खुशहाल दिख रहा था। भूमिका दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों बहनें खुशी से ऐसे झूम गई जैसे दोनों को कोई खजाना मिल गया हो। ए भूमि, तुम्हारा मुंह काहे रुआसा सा है? जीजा को छोड़कर आने का मन नहीं था लगता है? हैं काहे? बोल ना। अनीता उसे छेड़ते हुए बोली। सुबह से जब से हम घर पहुंचे हैं तब से तो काम में लगी है। काहे भूमि, नौकर चाकर नहीं दिखे अब की बार? हाँ तो काम भी कौन सा होता है 4 लोगों में। जरा सा यहाँ झाड़ दिया, जरा सा वहाँ पहुँच दिया, और हजारों रुपए तनख्वाह ले जाते हैं। अच्छा जाओ अंदर चलो बैठो। यहाँ की सारी पंचायत कर लियो सब जने। चलो भूमि, हाथ मुंह धो ले आओ। खाना लगाए देते हैं। कढ़ी चावल बनाए हैं आज। चलो जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर खा लो। भूमिका न जाने क्यों थोड़ी थोड़ी देर में कहीं खो सी जाती थी। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठी ही थी कि फ़ोन बज उठा। ए भूमि, जीजा का फ़ोन है। अनीता भूमिका का फ़ोन चार्जिंग के सॉकेट से निकालते हुए बोली। भूमिका ने थाली खिसकाई और दौड़कर अनीता के हाथ से फ़ोन छीन लिया और सीधा भागती हुई छत पर पहुंच गई। हेलो, कैसे हैं आप? फ़ोन उठाते ही बोल पड़ी। आकाश, जो अभी अभी लंच कर फुर्सत पाया था, भूमिका की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दिया। वैसे ही जैसे आप सुबह देख कर गई थी। आप अच्छे से पहुंच गई? भूमिका का जी कर रहा था फ़ोन से निकलकर आकाश के गले से लिपट जाए। जी, खाना खाया आपने? भूमिका ने उंगलियों से पल्ले का कोना मरोड़ते हुए पूछा। जी, और आपने? ये क्या जी जी आप लगा रखा है उतनी देर से? हम बताए देते हैं, खबरदार अगर इतने तमीज़ से बात की तो हमसे। भूमिका की बात सुनकर आकाश की हंसी छूट गई। तो कैसे बात करनी चाहिए थी? वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं। ये अच्छा तरीका है जताने का कि मैं तुमसे हमेशा तमीज़ से बात नहीं करता।
आकाश ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। हमने ऐसा कब कहा? पर ये आप जी, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मत बोलिए। अच्छा, खाने के बाद वाली दवाई और सिरप ले ली? हाँ, बस जा रहे हैं। आपको सर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, सर दर्द तो गाँव चला गया है। देखिए, मार मार खा जाइएगा, बता रहे हैं। खिला दीजिए। वैसे सब्जी अच्छी बनी थी। हाँ, सच्ची? हाँ, कोई नई बात है क्या? हमेशा अच्छी ही बनाती हो। भूमिका को खुशी के मारे पेट में गुदगुदी होने लगी थी। सुबह से खराब उसका मूड झटके में ठीक हो गया था। अच्छा, सब साफ सुथरा करके आए हैं। घर जाकर छीछा लेदर ना फैलाइएगा। जहाँ से सामान उठाइए वहीं रख दीजिएगा। जी बिल्कुल। कुछ और हुक्म? जी, ज़्यादा शराब मत पीजिएगा। ये नहीं कि अकेले में हैं तो बोतल 2 बोतल चढ़ा कर पड़े हैं। इतनी ही फ़िक्र थी तो गई क्यों? मत जाती। आकाश की बात सुनकर भूमिका ने दाँत किटकिटा दिए। आप आप काहे बुलाए कमल को? ज़्यादा 3-5 मत करिए, वरना अभी के अभी वापस आ गए तो फिर से मुर्गाइन होने लगेगा। आकाश ने हँसते-हँसते मेज़ पर अपना सर पटक दिया। मुर्गाइन नहीं भूमिका, माइग्रेन। हाँ, जो भी है वही। आकाश ने आराम से अपना सर कुर्सी पर टिकाते हुए कहा। भूमिका, अपना खूब ध्यान रखना और अपनी मम्मी बहन और सहेलियों के साथ खूब हंसना, बातें करना। हम्म जो भी तुझे अच्छा लगता है वही करना बस। ठीक है, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। कल आ जाइएगा, करवा चौथ है कल। कल रात 10 बजे फिर मीटिंग है। रीशेड्यूल नहीं कर सकता। कल आना पॉसिबल नहीं होगा भूमि। लेकिन तुम व्रत मत धर लेना। बता रहा हूँ, वहीं आकर कूट दूंगा तुम्हें। आकाश अभी बात कर ही रहा था कि सामने से ऑफिस बॉय उसके केबिन के दरवाज़ा खोलकर बोला, सर, सिक्योरिटी रूम से मैसेज है। एमडी सर के केबिन का सीसीटीवी पिछले 38 मिनट से बंद है। भूमिका, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आकाश ने जल्दी से फ़ोन काटा। अमर केबिन में नहीं है क्या? सर, उनका केबिन अंदर से लॉक है। ओके, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। आकाश हड़बड़ी में अपनी कुर्सी से उठा और उसके रूम की तरफ दौड़ा। उसका केबिन काफ़ी देर तक नॉक करता रहा। करीब 5 मिनट बाद केबिन खुला। अमर ने जल्दबाजी में कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन बाल वैसे ही उलझे और बेतरतीब थे। आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा तपा हुआ था। बजाय आकाश को अंदर बुलाने के वो खुद बाहर निकल कर खड़ा हो गया। अमर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अमर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। खुद को होश में लाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोला, हाँ हाँ भैया, वो थोड़ा सा फीवर लग रहा था और लंच ब्रेक हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ बस। अच्छा, कोई बात नहीं, बस तुम्हारे रूम का सीसीटीवी काफ़ी देर से बंद है तो थोड़ी चिंता हुई। हाँ भैया, मैंने ही बंद किया था। मुझे कोई सोता हुआ देख रहा हो तो उसे भी नींद आएगी ना, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था। अभी खोल देता हूँ। अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो घर चले जाओ। नहीं नहीं, बस ठीक हूँ अब। कोई नहीं, आधा घंटा और रेस्ट कर लो। अभी लंच ओवर नहीं हुआ है। अमर को हंसी आ गई। नहीं, बस काफ़ी हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर ना? हाँ, 100%। अमर ने उसे देखकर थम्स अप का इशारा किया। आकाश मुड़कर अपने केबिन की तरफ वापस लौट गया। अमर ने झट से वापस अंदर घुसकर केबिन बंद कर लिया। राधा दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी। अमर के अंदर आते ही उसने सुकून की सांस ली, जैसे बड़ी चोरी करते पकड़े जाने से बच गए हों दोनों। उफ, मुझे तो लगा था आज गए हम दोनों। राधा बेचैनी से सोफे पर बैठते हुई बोली। अमर मुस्कुराकर उसके पास आया और उसके चेहरे के बाल समेटकर उसके होठों को चूम लिया। शुक्रिया, मेरा दिन इतना बेहतर बनाने के लिए। मैं ये दिन कभी नहीं भूलने वाला। मैं भी नहीं। राधा ने उसे पीछे धक्का दिया, अपना ब्लेजर उठाकर पहना और हंसती हुई उसके केबिन से बाहर निकल आई। ओह, फाइनली मेरा अमेजिंग हनीमून। राधा ने अपने केबिन में आकर जोर की अंगड़ाई ली। पूरे दिन के थके हुए आकाश, अमर और राधा रात को करीब 11 बजे घर पहुंचे। राधा ने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेकर घर खोला। आज इतने दिनों बाद घर एकदम खाली था, सुनसान। कोई आवाज़, कोई चहल पहल नहीं। वरना शाम को उनके घर आते ही भूमिका दौड़कर सबसे चाय ठंडा पूछना शुरू कर देती थी। घर एकदम साफ सुथरा था। मंदिर में सुबह जली हुई धूप बत्ती की महक अभी भी हॉल में भरी हुई थी। राधा ने थक कर बैग एक साइड फेंका, वॉश बेसन में हाथ धोए और किचन में घुस गई। कोई चाय कॉफ़ी लेगा? अमर और आकाश दोनों ही सोफे पर फैले हुए थे। नहीं बेब्स, बस खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अमर अंगड़ाई लेते हुए बोला।
आकाश आंखें बंद किए बस चुपचाप लेटा हुआ था। राधा ने फ्रिज खोला। फ्रिज में कुछ भी नहीं था। सुबह की बची थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी बस। अब इतना थकने के बाद रोटियां सेकना या और सब्जी बनाना उसके बस का नहीं था। बेचारी धीरे से बाहर आई और मुंह लटकाकर अमर से बोली, मैं सोच रही थी सुबह कुक को बुला लूं। अकेले इतना सब। मैंने उसे शाम को ही बोल दिया था, कल मॉर्निंग में 2 कुक आ जाएंगे। डोंट वरी राधा, आज के लिए देख लो या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। आंखें बंद कर माथे पर बाजू टिकाकर आकाश लेटे लेटे ही बोला, सर अब तो सारे रेस्टोरेंट भी ऑफ शो हो गए होंगे। चलिए मैं ही कुछ बना लेती हूँ। देखो मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, तुम दोनों अपना देख लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों, आपने भी तो दिन में ही लंच किया था ना, भूख नहीं लगी? नहीं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। ओके गाइस, गुड नाइट। आकाश ने अपना ब्लेजर संभाला और उन दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। तुम क्या खाओगे बताओ? राधा ने अमर से पूछा। छोड़ो यार, भूख तो मुझे भी नहीं है। चलो आराम कर लो, तुम भी थक गई हो। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं रोटियां सेकने जा रही हूँ, हाथ मुंह धोकर चुपचाप खा लो। अरे क्यों, रोटियां बनाओगी इतने टाइम? एक काम करो, मैगी बना लो। राधा का चेहरा खुशी से चमक गया। भैया से भी पूछ लो, अगर वो भी खा ले थोड़ी तो। भैया को मैगी नहीं पसंद है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। आकाश ने ऊपर आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। ब्लेजर सोफे पर फेंक दिया और खुद आकर धम से बेड पर बैठ गया। काफ़ी देर वैसे ही बैठा रहा। पिछली बार भूमिका अनीता की शादी में गई थी, उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आकाश शाम को लौटे और भूमिका उसे घर में ना मिले। अनीता की शादी तक तो आकाश उसे पसंद भी नहीं करता था। तब उसके जाने पर इतना खालीपन नहीं लगा था जैसा आज लग रहा था। आज तो उसे अपना कमरा बिना पानी की सूखी बंजर धरती जैसा नजर आ रहा था। भूमिका ही तो इस कमरे की जान थी। वो होती तो कैसी सुबह से शाम तक गिलहरी की तरह यहाँ से वहाँ फुदकती घूमती रहती। एक जगह तो पैर रुकते ही नहीं थे उसके। बालकनी के दरवाजे भूमिका ने बंद कर दिए थे। पूरे कमरे का कायापलट करके गई थी। इस कायापलट में एक खास बात थी। पूरे कमरे के पर्दे, बेडशीट, रग सब कुछ हल्के नीले रंग के थे। पेस्टल ब्लू, जो आकाश और भूमिका दोनों को बेहद पसंद था। वो थोड़ी देर चेहरा इधर उधर घुमाकर कमरे का जायजा लेता रहा। फिर अचानक से उसकी नज़र बेड के पीछे वाली दीवार पर पड़ी और उसकी भौहें तन गई। टाइम 11:30 होने वाला था। उसने भूमिका को फ़ोन मिलाया। भूमिका चैन की नींद में थी कि फ़ोन की घंटी से हड़बड़ाकर उठ गई। आकाश का नाम देखकर तो और भी ज़्यादा चौंक गई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! आकाश गुस्से से चीखा। भूमिका पहले ही नींद में थी। आकाश की तेज आवाज़ से तो उसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। का का हो गया? काहे घुर्रा रहे इतनी रात में? फोटोज कहाँ है? बेड के पीछे वाली वॉल पर लगी फोटोज कहाँ है? आकाश की आवाज़ और तेज हो गई। भूमिका ने जोर की जम्भाई ली। उसमें दिया सलाई लगा दिए हैं, बार कर राख कर दिए। चलिए अब फ़ोन रखिए और हमको सोने दीजिए। जब देखो तब चिंघाड़ना शुरू कर देते हैं। अरे देखो, सीधे तरीके से बता दो, वो फोटोज कहाँ है? हम ले आए हैं अपने साथ। मेरी फोटो क्यों ले गई? काहे? उसमें हम भी तो थे ना। हाँ, पर तुम ले क्यों गई? कल सुबह कमल के हाथों वो सारी फोटोज वापस भिजवा दो, समझी? वरना वरना क्या? हमारा भाई इसी काम के लिए बचा है का? पहले आपकी घरवाली को ढोता घूमे, फिर आपकी तस्वीरें ला के दे। चलिए गुड नाइट। हमको और हमारे बाबू को सोना है। तुम्हारा बाबू? कौन कमीना? ए, तमीज से, हम अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। भूमिका ने उसे बीच में ही टोक दिया। भूमिका ने फ़ोन काट दिया और पैर फैलाकर आराम से सो गई। आकाश ने फ़ोन बेड पर फेंक दिया और बच्चों की तरह मुंह गद्दे में घुसा लिया और हाथ पैर जोर जोर से पटकते हुए चिल्लाने लगा, भूमिका प्लीज़ आ जाओ यार, इस बच्चे के बारे में भी सोच लेती हो। मैंने कहा तो मतलब तुम सच कर चल दी। रुक जाती, कह देती मुझे नहीं जाना। वैसे तो बागी होना तुम्हें खूब आता है। मैं अब इस कमरे में अकेले नहीं रह सकता। प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। भूमिका जाते जाते यही सुनने के लिए ही तो तरस गई थी। अगली सुबह, ए हाँ, इधर से, थोड़ा साइड से, पीछे करो पीछे।
हाँ बस बस इधर ही रोक दो। कमल गांव के बाहर खेत के पास बनी फैक्ट्री के पास खड़ा था। शहर से आ रही एक कार को कच्चे रास्ते पर उतारने के लिए डायरेक्शन दे रहा था। अबे घुमा घुमा ना साइड से। ऐसे कांटे नहीं बोए हैं हमारी जमीन में जो टायर ही छिल जाएंगे तुम्हारे। गाड़ी रुकी। अनुराधा ने अपना पहला कदम गांव की जमीन पर रखा। खेतों से उड़ती मिट्टी की सौंधी महक पहले ही उसका मन मोह गई, लेकिन रास्ते ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया था। दचकों में कमर टूट सी गई थी। फैक्ट्री गांव से काफी दूर थी। आसपास कोई मकान नहीं था। दूर तक बस खिली हुई हरियाली थी। कमल ने एक नज़र उस पर डाली और देखता ही रह गया। उसका गुस्से से भरा हुआ सुनहला सा चेहरा सूरज की रोशनी में और भी चमक उठा था। ओवरसाइज लाल काले चेक की शर्ट, जिसकी बाहें उसके हाथों से भी ज़्यादा लंबी थी, और शर्ट की सारी बटन खुली थी। अंदर लॉन्ग ब्लैक कैमिसोल पहना हुआ था। नीचे ब्लू डेनिम की डैमेज जींस जो जांघों से घुटनों तक फटी हुई थी। सर पर सारे बालों को समेटकर ऊंचा सा जूड़ा बना रखा था। कमल कुछ देर अपलक उसे देखता रह गया। हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस्टर, आपसे बोल रही हूँ। मेरा सामान निकाल देंगे? बूट स्पेस से प्लीज़। अनुराधा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हैं? हाँ हाँ, अभी निकालते हैं। कमल कार से उसके सूटकेस बाहर निकालने लगा। अनुराधा कमर पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से धूप से अपना चेहरा बचाने लगी। ओ माय गॉड, इट इज़ सो हॉट हियर। कमल को थोड़ी देर क्या लगी, अनुराधा झल्ला उठी। क्या कर रहे हो इतनी देर से? तुम्हें समझ नहीं आता? सनबर्न हो जाएगा मुझे। इतनी देर से धूप में खड़ी हूँ। टनिंग स्टार्ट हो जाएगी। घंटा कमल को कुछ भी समझ में आया था। उसने हड़बड़ी में सूटकेस निकालकर आउट हाउस के बाहर लगा दिए। आउट हाउस के गेट पर ताला पड़ा था। कमल चाबी से उसे खोलने लगा। ये कोई आलीशान आउट हाउस नहीं था। ना तो आकाश को और ना ही उसकी फैमिली में किसी को भी यहाँ कभी रुकना था। यहाँ का सुपरवाइजर कोई बड़ी पोस्ट नहीं था जिसके लिए काफ़ी इंतजाम होते। आउट हाउस बेहद साधारण था। कमल ने उसे दिखाना शुरू किया। मैडम, ये बरामदा, बाहर का गेट खोल दीजिएगा। भर्रा कर हवा अंदर भर आएगी। ये आगे किचन, ये गैस सिलेंडर, ये लाइटर और राशन अभी घर से भरवा देते हैं। खाना बनाते वक्त ये खिड़की खोल दीजिएगा। बढ़िया हवा पानी बदल जाएगा एकदम। अनुराधा ने भौहें तरेर कर उसे देखा। हर जगह इतनी खिड़कियां क्यों लगा रखी हैं? वो बत्ती जाती है ना 5 घंटे, तो इन खिड़कियों से ही हवा मिलेगी। वो होता रहता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? वेंटिलेशन। हाँ, वेंटिलेशन। 5 घंटे लाइट जाती है? हाँ, बस 5 घंटे। यूं कट जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कमल उसे कमरे की तरफ ले आया। आइए, ये बेडरूम है आपका। अनुराधा ने कमरे में कदम रखा और कमरा खत्म। एक सिंगल बेड, या सीधी भाषा में कहें तो तख्त, साधारण सा बिछोना, और बेड के बगल में 2 खिड़कियां। कमरे में बनी हुई पल्ले वाली अलमारी और जंगले। ये बेडरूम है? ये आउट हाउस है या सर्वेंट क्वार्टर? मैं यहाँ रहूंगी? यू, तुम्हें पता भी है बेंगलोर में मैं 2 BHK ओन करती हूँ। उसका बाथरूम भी इस बेडरूम से कहीं बड़ा है। तो मैडम, वहीं रह लेती। अब गांव में शीश महल थोड़ी ना बनवाया जाएगा। लोंडे लपाड़े कंकर पत्थर मार मार कर घर झकझोर देंगे। कमल ने बड़ी ही मासूमियता से जवाब दिया। वैसे बाथरूम से याद आया, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। कमल अनुराधा को बाहर बरामदे के कोने में बने दरवाजे तक ले गया। ये ये क्या मजाक है? देखते ही अनुराधा और गुस्से में चीखी। लेटरिन है मैडम जी। आप तो ऐसे चीख रही हैं जैसे बीच खोपरा देख लिया हो। ये इंडियन स्टाइल। नो, नो वे। मुझे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट चाहिए। मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती। मैडम, अब यहाँ तो यही मिलेगा। हाँ, अगर नित्य क्रिया में अगर हड़बड़ी ना हो तो हमारे घर आ जाइएगा। थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन वहाँ विदेशी शौचालय बनवाया है हमने। जीजा आए था ना पिछली बार, तो उन्हें बड़ी समस्या हुई थी, सो पिताजी झट से बनवा दिए। आ जाइएगा घरे, ज़्यादा जल्दी में ना हो तो। सामने टॉयलेट में एक सीट, बगल में एक बाल्टी और मग्घा रखा हुआ था। और फॉसेट कहाँ है? फो का बोली? फॉसेट कहाँ है इडियट? जेट पंप।
अच्छा, धोने वाली नली भी है हमारे घर वाले शौचालय में। यहाँ तो बस अपने हाथ से काम लेना पड़ेगा। उई, अनुराधा ने अपने बाल नोच लिए। आकाश सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी मासूम बीबी के साथ बदतमीजी की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। प्लीज मुझे वापस बुला लीजिए प्लीज। मैडम, ये बगल वाला बाथरूम है। एक खुशबू वाला साबुन है नहाने के लिए और एक बट्टी कपड़ा धोए के लिए। बाकी एक चौकी और ऊपर खूंटे में कपड़ा टांग लीजिएगा। कमल बाथरूम दिखाते हुए बोला। हालांकि आउट हाउस बिल्कुल नया बना हुआ था, लेकिन बेहद साधारण था। जाहिर सी बात थी, यहाँ के सुपरवाइजर शहर के बाहरी क्षेत्रों, अधिकतर कस्बों से ही लिए जाते थे, जिनका रहन सहन इतना ही साधारण था। पहली बार यहाँ मेट्रो सिटी से उतरी हुई परी रहने आई थी, जिसके लिए घर कम टॉर्चर ज़्यादा था। देख लीजिए मैडम, बाथरूम भी देख लीजिए। अनुराधा ने पहले ही आंख मूंद ली। क्या देखूं? शावर और बाथ टब तो होगा नहीं? नहीं, वो तो नहीं है। बस इतना ही है जो भी है। चलिए, अब आप हाथ मुंह धोइए, हम चलते हैं। अभी घर से राशन पानी भिजवा देते हैं। ए लिशन जी, कहिए, नाम क्या है तुम्हारा? वैसे तो हमारा नाम कमल है, बाकी आपकी जो मर्जी वो बुलाइए। कमल हंसते हुए बोला। तुम अपना नंबर दे दो प्लीज, कुछ चाहिए हुआ तो। कमल हवाओं में तैरने लगे। खुशी ऐसी मानो स्वर्ग से धरती पर आई उर्वशी ने किसी साधारण तुच्छ मनुष्य के सामने प्रणय निवेदन प्रस्तुत कर दिया हो। जी बिल्कुल, अभी लीजिए। कमल ने झट से अपना नंबर उसे नोट कराया और नमस्ते कर बाहर निकल आया। लेकिन फिर उसे अचानक से कुछ याद आया, तो वो अंदर आया। अनुराधा अभी भी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे बरामदे में खड़ी उस छोटे से आउट हाउस का मुआयना कर रही थी। मैडम, वो जो नाली का दुआरा है ना आंगन में। कमल की आवाज़ सुनकर वो चौंकी और पीछे घूमी। कमल आंगन में खुल रही छोटी सी नाली की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसका ढक्कन मत हटाइएगा गलती से भी। वो कहा है ना, खेत पात है अगल बगल, पनिहा सांप बहुत निकलते हैं। वैसे तो पक्का घर है, आएंगे नहीं, लेकिन पिछले वो सुपरवाइजर सांप की कंप्लेन करके गए थे, और जो अब की आया था वो को तो डस लिया रहे। अगले ही दिन भाग गवा ससुरा। कमल बोलते हुए जोर से हंसा। अनुराधा के प्राण अधर में लटक गए। बोल जुबान से बाहर ही नहीं आ रहे थे। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे कर रह गई थी। ओ कमल, सूरज ढले से पहले हमारे कैलेंडर और पूजा का सामान आ जाना चाहिए, बताए देते हैं। सुबह सुबह अनीता दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाई। कमल दुआरे वाले हैंडपंप पर बैठकर नीम की दातुन घिस रहा था। दातुन मुंह में दबाए दबाए ही वहीं से चिल्लाया। काहे, कहाँ की महारानी हो तुम, जो देर हो गई तो फांसी चढ़ा दोगी? अम्मा, देख रही हो इसको? हमारा ब्याह ही हो गया है, फिर भी घर की ब्याही लड़की से बात करने की इसको तमीज़ नहीं आई। बता देते हैं, शाम को हमारे ये आएंगे, अगर इनके सामने हमारे लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो मुंह में मिर्च झोंक देंगे। अनीता और कमल की किचकिच सुनकर कन्या देवी जल्दी से आंगन में दौड़कर आई और कमल की पीठ पर दो चार जोरदार घूंसे जड़ दिए। जरा भी लाज शर्म नहीं है ई लोंडे को? अरे ब्याही बिटिया से कोई ऐसे बात करता है? 4 दिन को आई है, कल चली जाएगी, तब मुंह बम्बा कर रोई हो। पूजा हुई है शाम को, ऊ के पहले ही सारा सामान आ जाए के चाहिए। अनीता दुआरे से दौड़कर कन्या से चिपक गई। बड़ी अम्मा, तुम बहुत अच्छी हो। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, ये पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।